मिडिल ईस्ट में हालात दिन ब दिन बेकार होते जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में ईरान ने इसराइल पर हमला किया, जिससे पूरी दुनिया चौंक उठी। जिससे सबके मन में यही सवाल है, क्या ये तनाव वाकई एक बड़ी जंग का इशारा है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये लड़ाई शुरू हुई तो इसे वर्ल्ड वॉर 3 में बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? क्योंकि 1 अक्टूबर को ईरान ने साल का दूसरा सबसे बड़ा हमला इसराइल पर किया। अप्रैल 2024 में हुए पहले हमले में ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इस बार मामला एकदम अलग था। ईरान ने सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स से हमला किया। खास बात यह रही कि इन मिसाइल्स ने आबादी वाले इलाकों को बिल्कुल भी निशाना नहीं बनाया। ईरान ने सिर्फ इसराइल के मिलिट्री बेस और एयरफील्ड्स को टारगेट किया, लेकिन इसराइल को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसका आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ईरान की कई मिसाइल्स को रोकने में नाकाम रहा। इनमें से कुछ मिसाइल्स सीधे इसराइल के एयरबेस तक पहुंच गई। यहाँ पर आमतौर पर लॉकहीड मार्टिन के F-35 फाइटर जेट्स खड़े रहते हैं। अब सारी दुनिया की नज़रें इसराइल और ईरान पर टिकी है, क्योंकि दो ताकतें जो पिछले 50 सालों से इनडायरेक्ट तरीके से लड़ रही थीं, अब आमने सामने हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के 180 बैलिस्टिक मिसाइल हमले पर सख्त जवाब देते हुए कहा कि इसका हिसाब जरूर लिया जाएगा। इजरायली सेना ने भी साफ कर दिया है कि पलटवार होगा, लेकिन यह हमला कब, कहां और कितना बड़ा होगा, यह फैसला इजरायली सरकार करेगी। आपको याद होगा कि अप्रैल 2024 में ईरान ने पहली बार इजराइल पर सीधा हमला किया था। उस वक्त से हालात और भी बिगड़ चुके हैं। आज दोनों देश ऐसे मोड़ पर है जहां उनका एक कदम पूरी दुनिया को बदल सकता है। पिछले कुछ मौकों पर अमेरिका ने इसराइल को शांत रहने की सलाह दी थी, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग है। जो खामोशी पहले दिखाई देती थी, वो अब कहीं नजर नहीं आ रही। सवाल यह है कि करोड़ों डॉलर खर्च करने के बाद भी इसराइल का आयरन डोम इस बार कमजोर क्यों पड़ा? आयरन डोम एक एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे रॉकेट और बॉम्ब्स को इंटरसेप्ट कर उन्हें नष्ट करने के लिए बनाया गया है। यह सिस्टम 95% से ज्यादा के सक्सेस रेट के लिए जाना जाता है। मतलब आने वाले रॉकेट्स और मिसाइल्स में से ज्यादातर को ये रोक सकता है। इस सिस्टम की खासियत यह है कि यह ऑटोमेटिक तरीके से पता लगाता है कि कौन से रॉकेट आबादी वाले इलाकों या ज़रूरी जगहों की ओर जा रहे हैं। फिर उन्हीं को निशाना बनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बचाया जा सके। लेकिन आयरन डोम में एक बड़ी कमी भी है कि यह एक समय में केवल 85 मिसाइल्स को ही रोक सकता है। इस कमजोरी का फायदा उठाकर ईरान ने एक साथ आयरन डोम की क्षमता से 2 गुने मिसाइल्स दाग दिए और काफ़ी तबाही मचाई, जिससे इसराइल अभी बहुत गुस्से में है। और इतिहास गवाह है कि इसराइल ने अपने ऊपर हुए हमलों का जवाब देने में कभी भी पीछे कदम नहीं रखा है। इसराइल पहले भी ऐसे हमलों का जवाब देता रहा है। उदाहरण के लिए, अप्रैल में हुए अटैक का बदला लेते हुए इसराइल ने इस्फहान के एयरबेस पर मिसाइल अटैक किया था, लेकिन वो हमला इतना छोटा था कि ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिली। यहाँ तक कि कई दिनों तक ये पता ही नहीं चला था कि यह हमला इसराइल ने किया था या किसी और ने। अब मौजूदा हालात में इजरायली पॉलिटिशियंस इस सोच में होंगे कि ईरान पर कब और कैसे वार करना है, और सबसे ज़रूरी, कितनी सख्ती से। इससे सवाल उठता है कि इजराइल के पास टारगेट्स क्या क्या है। तो उनका पहला ऑप्शन है ईरान के मिलिट्री बेसिस पर हमला। इसमें ईरान की उन जगहों को निशाना बनाया जा सकता है जहां से बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च होती हैं। इनमें लॉन्च पैड्स या फिर कंट्रोल सेंटर शामिल हो सकते हैं। यहाँ तक कि किसी बड़े अधिकारी को भी निशाना बनाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है ईरान की इकोनॉमी को निशाना बनाना। इसके लिए इजराइल उन जगहों को टारगेट कर सकता है जो ईरान की आर्थिक स्थिति को बड़ा नुकसान पहुंचा सके, जैसे तेल के कुएं, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, बिजली घर या फिर शिपिंग रूट्स। और इजराइल का तीसरा ऑप्शन, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है, वो है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर देना। ये वो प्रोग्राम है जिसने अमेरिका समेत कई देशों को चिंता में डाल रखा है। ईरान फिलहाल न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी पूरी तरह हासिल तो नहीं कर पाया है, लेकिन उसकी कोशिशें तेजी से जारी हैं। असल में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए एक खास आइसोटोप यूरेनियम 235 की ज़रूरत होती है। नेचुरल यूरेनियम में इसकी मात्रा सिर्फ 1% होती है, जो बम बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। इसे बढ़ाकर कम से कम 25% तक करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को यूरेनियम एनरिचमेंट कहा जाता है। अब समस्या ये है कि अमेरिका, इसराइल और दूसरे देश मानते हैं कि ईरान अपनी सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में यूरेनियम को एनरिच कर रहा है। माना जा रहा है कि ईरान अपने लक्ष्य के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। अगर वो इसमें कामयाब हो गया तो एक न्यूक्लियर बम बनाना उसके लिए महज कुछ कदम दूर रह जाएगा। और अगर ईरान के पास ये ताकत आ गई तो वो अपनी शर्तें पूरी दुनिया पर थोप सकेगा। इसराइल इस खतरे को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है। इसराइल का मानना है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज, खासकर जहां यूरेनियम का एनरिचमेंट हो रहा है, उसके लिए बड़ा खतरा है। ईरान ने सालों से इस पर काम किया है। सबसे बड़ा प्लांट नातन शहर में है, जो पहले भी कई दिक्कतों और जांच का सामना कर चुका है। एक और खतरनाक फैसिलिटी फोर्डो गांव के पास पहाड़ों के अंदर बनाई गई है।
इसे खास तौर पर सुरक्षित रखने के लिए ज़मीन के नीचे बनाया गया है, लेकिन ये भी इसराइल के निशाने पर हो सकती है। इसराइल के लिए ईरान पर हमला करना शायद आसान हो, लेकिन इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ईरान ने पहले ही दावा किया है कि उसने बैरूत में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह और तेहरान में हमास के लीडर इस्माइल हानिये की मौत का बदला ले लिया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान का कहना है कि ये तो सिर्फ उनकी ताकत की एक छोटी सी झलक है, और अगर इसराइल ने जवाब देने की कोशिश की तो ईरान नए और एडवांस्ड मिसाइल्स का ज़रूर इस्तेमाल करेगा। हालांकि अगर ताकत की बात करें तो ईरान की मिलिट्री और एयरफोर्स इसराइल से काफ़ी कमज़ोर है। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी इतना मजबूत नहीं है कि वो इसराइल की मिसाइलों को रोक सके, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालात के लिए तैयार है। लेकिन इन सब चीज़ों के कारण ईरान पे इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि इसकी वजह से ईरान सिर्फ गिनती के कुछ देशों को ही अपना तेल बेच पा रहा है। इतना ही नहीं, ईरान को इंटरनेशनल बैंकिंग नेटवर्क, जिसे स्विफ्ट सिस्टम कहते हैं, उससे भी बाहर कर दिया गया है। इसका असर ईरान की आर्मी और उसकी इकोनॉमी पर भी पड़ा है। और वैसे भी ईरान की सेना इस समय इतनी मजबूत नहीं है कि वो इसराइल से खुलकर मुकाबला कर सके। यहाँ तक कि उसकी खुफिया एजेंसी भी इसराइल में कोई बड़ा ऑपरेशन प्लान करने में सक्षम नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि ईरान पूरी तरह कमज़ोर नहीं है। ईरान के पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स का बड़ा बैरक मौजूद है। अगर कभी युद्ध हुआ तो ईरान के पास 3 बड़े विकल्प होंगे। पहला, प्रॉक्सी अटैक। ईरान अपने समर्थकों जैसे लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हूथी विद्रोही को इसराइल पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, मिसाइल हमले। ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को इसराइल की आम जनता को निशाना बनाने के लिए लॉन्च कर सकता है। और तीसरा, सबसे खतरनाक जवाबी कार्रवाई। अगर ईरान ने अपना तीसरा विकल्प चुना तो इसका असर सिर्फ इसराइल पर ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों पर भी पड़ सकता है। मतलब कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये वो जगह है जहां से दुनिया का 20% तेल सप्लाई होता है। सोचिए, अगर ईरान ने यहां माइंस बिछाकर इसे ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा? पूरी खाड़ी का तेल व्यापार ठप हो जाएगा। इसका असर सिर्फ इसराइल और अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि क्या ईरान ऐसा कर भी सकता है? तो ईरान की IRGC नेवी के पास छोटे छोटे मिसाइल अटैक करने वाले जहाज़ों का बड़ा समूह है। ये सीधे सऊदी अरब या बहरीन पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि वहां अमेरिका की 5th फ्लीट पहले से मौजूद है। लेकिन ये जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस बिछाकर बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरान साफ कह चुका है कि अगर इसराइल ने हमला किया तो वो इसराइल को सपोर्ट करने वाले देशों को भी निशाना बनाएगा। ऐसे में अमेरिका और उसके साथी देशों के लिए ये लड़ाई और खतरनाक हो जाएगी। और अगर इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया और उसकी पलटवार करने की ताकत खत्म कर दी तो भी इसके नतीजे बहुत भयंकर हो सकते हैं, क्योंकि फिर ये जंग सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लेगी। इसलिए युद्ध शुरू करने से पहले हर देश को सोचना होगा, क्योंकि इसका नुकसान सभी को उठाना पड़ सकता है। और अगर हालात ऐसे बने तो यह एक बड़े पैमाने पर खुली जंग में बदल सकता है। यह जंग छोटी मोटी लड़ाइयों से कहीं ज्यादा बड़ी होगी। इसमें रशिया और चाइना को भी शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों देश ईरान के करीबी दोस्त हैं। रशिया और ईरान पहले भी सीरिया में एक दूसरे का साथ देते रहे हैं। हालांकि ऐसा संभव है कि रशिया अमेरिका से सीधे नहीं भिड़े, लेकिन वह ईरान को हथियारों की सप्लाई कर सकता है और राजनैतिक व कूटनीतिक स्तर पर उसका समर्थन कर सकता है। चाइना भी ईरान का अच्छा दोस्त है, लेकिन चाइना भी शायद सीधे युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन वह ईरान से तेल खरीदकर और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका पर दबाव बनाकर उसे सपोर्ट जरूर करेगा। अब सवाल उठता है, क्या ये सब हालात वर्ल्ड वॉर 3 का कारण बन सकते हैं? तो विश्व युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें दुनिया की बड़ी शक्तियां जैसे अमेरिका, रशिया, यूरोप और चाइना अपने करीबी देशों को सहयोग देने के लिए शामिल हो जाती है। लेकिन ईरान पर हमला करने की स्थिति में यह तभी संभव होगा जब ये ताकतें सीधे तौर पर इस लड़ाई में कूदे। इतिहास में झांके तो आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया था। इस घटना ने विश्व युद्ध का रूप ले लिया था, क्योंकि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दिया और रशिया ने सर्बिया का। जब रशिया और उसके साथी देशों पर हमला हुआ तो धीरे धीरे फ्रांस और ब्रिटेन भी इस जंग में शामिल हो गए। उस वक्त रशिया के ये दोनों देश बड़े अलायंस थे। जैसे जैसे देशों के गठजोड़ बनते गए, जंग का दायरा भी बढ़ता गया। इसी तरह वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ। यही स्थिति हमें वर्ल्ड वॉर 2 में भी देखने को मिली। जंग के हालात में कोई ये नहीं देखता कि पहला कदम किसने उठाया। अब अगर इसराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया तो इन दोनों देशों के बीच बड़ी जंग छिड़ सकती है। और अगर इस लड़ाई में अमेरिका भी कूद पड़ा तो जंग पूरी दुनिया में फैल सकती है। यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 3 के शुरू होने की संभावना भी बन सकती है। लेकिन ये सब सिर्फ खियोज है। ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर बताएं।
आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली शानदार वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।